हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी सीरीज में से। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि कहीं से उठा करके दे दिया और बोल दिया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से जो बोर्ड एग्जाम का, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड का ब्लूप्रिंट होता है, जो पैटर्न होता है, और जो लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड होते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाती है। ओके, और उस रिसर्च के बाद मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए मुझे 6-7 डेज तक टाइम लगता है। उसके बाद शेयर किया जाता है, यानी कि बस भाई उठा करके कोई भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सीरियसली इस सीरीज़ को सीरियस ले सकते हो, इसके साथ आप जा सकते हो। क्रॉस चेक किया जा सकता है कि कितनी की इंपॉर्टेंट है। जो ओल्ड वीडियोज़ है इसी सीरीज़ के, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाइए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिलेंगे जो कि फीडबैक दे रहे हैं एग्जाम के बाद। इसके साथ साथ लास्ट 2 ईयर्स के जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है, उनके साथ भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बिलीव मी, कंप्लीटली ये जो सीरीज़ है, फुल प्रूफ सीरीज़ है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक बार फिर से हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की भी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2-3 मार्कर एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की, आज की इस वीडियो की, इस एपिसोड की। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1 मार्कर क्वेश्चन की। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वेयर डज द मिनरल्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए रॉक्स के बारे में आप 6-7th क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हो। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। अब इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने हमसे पूछा कि भाई जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, उसमें मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं बेड्स या लेयर्स में। ओके, इन सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली मिनरल्स अकर्स इन बेड्स और लेयर्स। अब देखिए बेड्स एंड लेयर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? जैसे परतों में पाए जाते हैं। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स है तो यहाँ पे एक लेयर जो मिलेगी ना, उस प्रॉपर पूरी लेयर में ही हमें मिनरल्स मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से मिनरल मिलते हैं? जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। यानी कि कोल हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं और ये हमारे साथ बेड्स या लेयर्स में ही मिलते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आयरन ओर की फाइनेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है? फाइनेस्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर कौन सा होता है? तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है वो होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद हेमेटाइट आता है। तो मैग्नेटाइट है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। और ये क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए ओर का मतलब क्या होता है? ओर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी मिनरल को निकालते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि उसके पास मिट्टी वगैरह उसके साथ कुछ मिक्सअप होता है। ओके, तो उसे हम आयरन ओर बोलेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम जाएंगे माइन में और सीधा सीधा आयरन निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। ओके, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। तो ये जो अलग अलग टाइप का आयरन ओर मिलता है, तो उसमें से बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है। कैसे डिसाइड होता है? देखिए जितनी ज़्यादा आयरन की उसमें क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, उतना ही अच्छा क्वालिटी का वो आयरन ओर होगा। तो मैग्नेटाइट जो आयरन ओर है, इसमें 70 to 80%, मोर देन 70% आयरन का कंटेंट मिलता है जब इस आयरन ओर को निकाला जाता है। क्लियर? तो मैग्नेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, वेयर डज मैग्नीज यूज्ड। मैग्नीज का यूज कहाँ किया जाता है? ओके, ये हमें बताना है। सो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, इनमें यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मैग्नीज का एक और यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। स्टील बनाया जाता है ना, तो उसको बनाने में भी मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्टील क्या होता है? स्टील देखिए लोहा है, उसी से स्टील तैयार हुआ है ना, आयरन से ही। लेकिन स्टील है, उसमें जंग नहीं लगता है। ये तो आपको भी पता है, आपके जो काफ़ी सारे किचन में यूटेंसिल्स है वो स्टील के बने हुए हैं। अब 1 टन समझ रहे हो ना, यानी कि 10 क्विंटल 1000 किलोग्राम हो गया। तो 1 टन जब स्टील को तैयार किया जाता है तो 10 kg मैग्नीशियम मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स एंड स्टील टू। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज ए बेसिक रॉ मटेरियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
लाइमस्टोन का यूज़ कहाँ पर, रॉ मटेरियल के तौर पे होता है, कच्चे माल के तौर पे जिसे कुछ और बनाया जाता है, तो दैट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है, तो जहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है वहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री वो सेटअप होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है विच मिनरल इज़ फाउंड इन मोनाजाइट सैंड्स। कौन सा मिनरल है वो मोनाजाइट सैंड में मिलता है, दैट इज़ थोरियम। थोरियम है वो मोनाजाइट सैंड में मिलता है। और अभी की अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए झारखंड में और केरल में जो मोनाजाइट सैंड है तो वहाँ से थोरियम है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिक्स्थ क्वेश्चन है विच आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए एनर्जी रिसोर्सेज है, इसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से होते हैं, हिंदी में कहें तो पारंपरिक, भाई जिनको हमारे दादे परदादे यूज करते आ रहे हैं वो कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर दो सोर्सेज विच वी आर यूजिंग फ्रॉम द रिसेंट टाइम पीरियड। रिसेंट मतलब भाई 30-40 ईयर्स से हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस जिसको आप गोबर गैस बोलते हो, तो ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे नॉन कन्वेंशनल में। और जो मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। मोस्ट, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द, एक आध को छोड़ करके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन है हमारा दिया गया, वेयर डज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट माधोपुर नियर भुज इन गुजरात। भुज नाम से एक मूवी भी आई है, अगर आपने देखी है तो अजय देवगन की थी। तो ये भुज है गुजरात में। इसके अलावा भुज में जब अर्थक्वेक आया था गुजरात में बहुत भयंकर वाला, तो वो भी यहीं पे आया था, सेंटर यहीं पे था। सो भुज के पास माधोपुर है, तो वो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। देखिए इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, के 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए। हमें बताना है भाई कहाँ सेटअप किए गए। तो एक पहला है पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया गया। मणिकरण बहुत फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है, एक रिलीजियस प्लेस भी है। ओके, सो पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड वन इज इन पुगा वैली लद्दाख में सेटअप किया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज रेड होल माइनिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी रेड होल माइनिंग और रेड होल माइनर्स दोनों ही काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। तो देखिए व्हाट इज़ रेड होल माइनिंग क्या होती है। देखिए जो मेघालय है, मेघालय में जोआई और चिरापुंजी जो इलाका है, पर्टिकुलरली वहीं पे आप सिंपली मेघालय मेंशन कर सकते हो कि इन मेघालय द कोल माइनिंग इज़ डन बाय द फैमिली मेम्बर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल एंड दैट इज़ नोन एट रेड होल माइनिंग। देखिए जो मेघालय में है, केवल मेघालय में नहीं, वैसे नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो माइनिंग है, कोल माइनिंग है, इट इज़ डन बाय द फैमिली मेम्बर इन द फॉर्म ऑफ नैरो लॉन्ग टनल। यानी कि जैसे चूहे का बिल होता है ना, उसी तरीके से पतली सी संकरी सी बहुत लंबी गहरी एक टनल बना ली जाती है, थोड़ा करके वो कोयला निकालते रहते हैं। ओके, तो इस टाइप की जो माइनिंग होती है ना उसे रेड होल माइनिंग बोला जाता है। ओके, सो द कोल माइनिंग इज डन बाय फैमिली मेम्बर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स particularly in Meghalaya in the form of long narrow tunnel and that is known as the red hole mining. Okay, उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 10th जो हमें क्वेश्चन दिया गया, वाई मुंबई हाई इज़ फेमस फॉर। मुंबई हाई किसके लिए फेमस है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर है वो भी क्वेश्चन हो सकता है। द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। मुंबई हाई इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया। 63% जो हमारा पेट्रोलियम है, वेदर इट इज़ द पेट्रोल और डीजल, तो वो हम यहीं से प्रोड्यूस करें। ओके, सो इट इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग नियर अबाउट 63%, दैट इज़ मोर देन हाफ। जो हमारा 50% से भी ज़्यादा अकेला मुंबई हाई से हम निकालते हैं। मुंबई हाई की लोकेशन कहाँ है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि देखिए यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पर लगभग हम बात करें तो इस एरिया में यहाँ पे मुंबई हाई है, इट इज़ इन अरेबियन सी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम द हार्डेस्ट मिनरल, दैट इज़ डायमंड। डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है, कठोर खनिज होता है। 12th हमारा क्वेश्चन है, विच मिनरल लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर्स। कौन सा मिनरल है जो हम ओशन वाटर से ड्राइव करते हैं। देखिए इसमें आ जाता है मैग्नीशियम,
कॉमन सॉल्ट एंड ब्रोमाइन। मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट एंड ब्रोमाइन, वैसे एक भी नेम मेंशन करते तो भी चलता। कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये हम ओशन वाटर से ड्राइव करते हैं। उसके बाद 13th हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम द मिनरल इन विच इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इट इज़ माइका। माइका में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। नियर अबाउट 90% माइका ऑफ द वर्ल्ड ओनली इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग। 90% जो माइका वर्ल्ड का वो अकेला इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है भाई, टक्कर में ही कोई नहीं है। ठीक, आपने माइका की ऐड देखी होगी, एशियन पेंट की एक ऐड आती है, उसमें वो मतलब ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो रिसेंटली वो ऐड चल रही है अच्छी खासी, उसमें बॉल फेंक करके मारते हैं, तो उसमें भी माइका आपने अगर ध्यान दिया तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। ओके, सो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। उसके बाद 14th क्वेश्चन को देखिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ कॉपर। इट कैन बी आस्क्ड इनटू 2 मार्कर 2। ये 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द कॉपर का बताना है। इट इज़ मेलेबल, इट इज़ डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। मेलेबल है भाई, लचीला है, डक्टाइल है ये, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड यूज़ कहाँ होता है कॉपर का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉपर इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। ओके, काफ़ी सारे इसके यूजेज होते हैं। नेम द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। हार्ड कोल की जरूरत नहीं है, हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कि हमें बताना है कि द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है। देखिए, जैसे आयरन ओर है वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक, उसमें हमने बात की थी कि आयरन ओर की जो बेस्ट क्वालिटी होती है दैट इज़ मैग्नेटाइट। ऐसे ये पूछ रहे हैं कि भाई कोल की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है, तो दैट इज़ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, और उसके बाद आता है बिटुमिनस। हालांकि जब ये पूछा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोल कौन सा होता है, तो वो बिटुमिनस होता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। एंथ्रासाइट है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन क्वालिटी वाइज है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज़ द एंथ्रासाइट। देखिए, इसमें जो क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कोयल की, वो डिपेंड करती है कार्बन कितना है उस कोयले में। ठीक, कोल में कार्बन कितना है, तो इसमें 70 to 80% जो है वो कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। सो इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16th है, वेयर डज द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज फाउंड इन इंडिया। देखिए, सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड जैसलमेर इन राजस्थान। देखिए, 2 जगह पे, कभी लगभग इक्वल ही इनकी पोटेंशियल है। तो देखिए, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर्स आर लोकेटेड इन नागरकोइल, तमिलनाडु एंड जैसलमेर इन राजस्थान। 17th क्वेश्चन है, विच रॉक कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली। कौन सी रॉक में सिंगल मिनरल होता है, दैट इज़ लाइमस्टोन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द प्लेसर डिपॉजिट्स। ये प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं। देखिए, ये एक जैसे हम कहते हैं ना कि मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, तो उनमें से एक सोर्स ये भी है। सर्टेन मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट अकर इन द सेंट्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स एज एलुवियल डिपॉजिट्स आर नोन एज द प्लेसर डिपॉजिट। देखिए, कुछ जो मिनरल्स होते हैं ना, वो जो नदी होती है उसकी तली में मिलते हैं। ठीक, तली में जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, तो उनको एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं और उन्हीं प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। ओके, सो सर्टेन मिनरल्स जो होते हैं, दीज मिनरल्स अकर्स इन द सेंट्स ऑफ द वैली फ्लोर्स और इन द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, एंड दीज आर नोन एज द एलुवियल डिपॉजिट्स और ऑल्सो नोन एज द प्लेसर डिपॉजिट्स। इनको सेम ही बोलते हैं। ओके, तो एलुवियल या प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो एलुवियल डिपॉजिट्स या प्लेसर डिपॉजिट्स में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, दैट इज़ ओडिशा। ओडिशा है वो सबसे बड़ा स्टेट है बॉक्साइट के प्रोडक्शन के मामले में। 20th हमें क्वेश्चन दिया गया, नेम द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, दैट इज़ द आसाम। आसाम इज़ द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे पुराना। सबसे पहले हमने जो मिनरल ऑयल निकालना शुरू किया था वो आसाम से निकालना शुरू किया था। अगर स्टेट पूछा जाए तो आसाम, और अगर प्लेस पूछा जाए तो दैट इज़ डिगबॉय। ओके, डिगबॉय है यहाँ पे, तो डिगबॉय इज़ द ओल्डेस्ट प्लेस अगर पूछा जाए तो। सबसे पहले तेल का कुआं यहीं पे खोदा गया था, और सबसे पुराना स्टेट फिर आसाम हो गया, बिकॉज डिगबॉय इज़ इन आसाम। उसके बाद 21st हमारा क्वेश्चन रहेगा। 21st क्वेश्चन की बात करें, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर। हाइड्रो पावर की बात करें तो हाइड्रो पावर जो बिजली जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बिजली पावर जो पानी से पैदा की जाती है।
ठीक। और थर्मल पावर है दैट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम, गैस एटसेट्रा, यानी कि कोई भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि हम इंडिया में मेजोरिटी में जो चीज़ यूज़ करें थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए तो वो कोल है। तो कोल से जब हम थर्मल पावर को जनरेट करें तो वो यूँ कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली नहीं है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इको फ्रेंडली है, उसका जनरेशन का जो मेथड है। क्लियर। तो हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि भाई ये बिजली एक बार बनने के बाद तो एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हाइड्रो पावर है इसको हम रिन्यूएबल कहेंगे, ये रिन्यूएबल है, पानी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जबकि थर्मल पावर में क्योंकि कोल, पेट्रोलियम या डीजल का लगा लीजिए, गैस का यूज़ किया जाता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 22 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ओर। ओर क्या होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं एस्क क्या होता है। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मटेरियल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। ओके, यूँ कह सकते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ एनी मिनरल इज नोन एज ओर, यानी कि किसी भी जो मिनरल है, जो खनिज है, उसका अशुद्ध जो रूप होता है उसे हम एस्क बोलते हैं। ओके, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जनरली मिनरल्स occurs in natural form mixed with the other substance या other elements that is known as ore। यानी कि जनरली मिनरल्स क्या होते हैं कि वो जब नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं तो वो अदर जो सब्सटेंसेस है उनके साथ मिले हुए होते हैं, तो उसे हम ओर बोलते हैं। क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हो, यानी कि इसका मतलब होता है इम्प्योर फॉर्म। उसके बाद 23 हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज केगा। यहाँ पे थर्मल नहीं आना चाहिए, वेयर इज केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। देखिए आपके बुक में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए गए हैं और ऑल 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द मैप वर्क 2। देखिए नरोरा है वो यूपी में है, दूसरा रावत भाटा की बात की जाए दैट इज़ इन राजस्थान, काकरापारा इन गुजरात, तारापुर जो इंडिया का सबसे पहला था, तारापुर दैट इज़ इन महाराष्ट्र, केगा इन कर्नाटका एंड कल्पक्कम इन तमिलनाडु एंड कुडईकुलम दैट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। ओके, तो इनमें से कुडईकुलम को छोड़ करके 6 आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो उनको अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है। नेक्स्ट वन दिया गया, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी मैंने थर्मल राइट कर दिया, न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर प्लांट रहेगा, तो दैट इज़ इन तारापुर महाराष्ट्र में है। 25th क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं ना उसमें से 0.3% है वो मिनरल्स होते हैं। ओके, ओनली 0.3%, बाकी जो रह गया हमारा 99.7%, मतलब वो तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक ये 0.3% इनटेक हम नहीं लेंगे, यानी कि उसके डाइजेशन के लिए मिनरल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ देखिए मैंने अभी तक जहाँ तक बात की जाए आपकी क्लास 10th SST की, तो सभी चैप्टर्स ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। हिंदी मीडियम में टोटल चैप्टर्स आ चुके हैं। जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात है तो हमारे ओनली जियो के लास्ट 2 चैप्टर्स पेंडिंग है, जिनको नेक्स्ट वीक में या विद इन 2-3 डेज़ में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हिस्ट्री के या पोल साइंस या रिमेनिंग चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th SST मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, या फिर क्लास 10th SST का जीनियस बैच है वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैप वर्क भी ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं, चैप्टर वाइज भी, और एक सिंगल वीडियो में भी पब्लिश किया जा चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे हम 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा दिया गया, व्हाट आर द ट्विन बेनिफिट्स ऑफ गोबर गैस प्लांट्स टू द फार्मर्स। देखिए गोबर गैस प्लांट्स के 2 बेनिफिट हमें बताने हैं। गोबर गैस प्लांट्स आर बेनिफिशियल टू द फार्मर्स बिकॉज ऑफ दे प्रोवाइड चीप एनर्जी। पहला तो ये कि दैट इज़ ए वेरी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्ता साधन है। ओके, एनर्जी मिल रही है, सस्ते मिल रही है, तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, दे प्रोवाइड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। अब देखिए कि जब गोबर गैस प्लांट से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है तो जो भी वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर के तौर पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊपन है वो भी बढ़ता है।
तो ये सेकंड इसका एडवांटेज हो गया। थर्ड यूँ कह सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन टू। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गोबर गैस प्लांट को यूज़ करें इट मीन्स दैट वी आर नॉट यूजिंग द काउ डंग केक, या फिर हम उसकी जगह पे फायरवुड है वो यूज़ नहीं करें किसान। तो ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप दो लिख सकते हो, दे प्रोवाइड चीप एनर्जी एंड सेकंड दे प्रोवाइड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्लासीफाई एनर्जी रिसोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी। हमें दो एग्जांपल भी देने हैं और हमें इसकी यानी जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई भी करना है। सो एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू द टू मेन कैटेगरीज, दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? परंपरागत, हिंदी में जिसे कहेंगे परंपरागत जो हमारे स्रोत हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेज विच वी आर यूजिंग फ्रॉम एंशियंट पीरियड, जिसे हम एंशियंट पीरियड से या फिर लॉन्ग पीरियड से जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो उसमें आ जाएगा आपका फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, डंग केक। ओके, ये सब कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिनको बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग फ्रॉम रिसेंट पीरियड, जिन्हें हमें हाल ही के समय से यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब 30-40 ईयर से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, गोबर गैस प्लांट्स या फिर बायोगैस। ओके, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ इज सोलर एनर्जी बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन। हमें बताना है कि जो सोलर एनर्जी है वो रूरल और जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। कारण क्या है इसके? सोलर एनर्जी इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, इट हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स। पहले ये है कि इसका कारण ये कि पहले जो रूरल एरिया के जो लोग थे वो एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? वो डिपेंडेंट थे फायरवुड के ऊपर, जो लकड़ी वगैरह काट ली उसके ऊपर, या फिर जो डंग केक के ऊपर। अब सोलर एनर्जी से क्या हुआ कि इट हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक के ऊपर डिपेंडेंसी कम करती है। ओके, तो एक कारण ये भी है। सेकेंड है, इट हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। एक कारण ये भी है कि इट इज़ इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ एनर्जी। इको फ्रेंडली है ये, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए भी लोगों ने फटाफट कि भाई ठीक है इसको हम अडॉप्ट करते हैं, तो ये पॉपुलर हो गया। सो इट हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसके साथ साथ डंग केक्स यूज्ड अर्लियर आर नाउ यूटिलाइज फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसका ट्विन बेनिफिट जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि नाउ जो डंग केक्स है दीज कैन बी यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ जो इसका एडवांटेज है, बीइंग अबंडेंट इन नेचर इट इज़ अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर। इसके साथ साथ क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है तो थ्रू आउट द ईयर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज इसमें कुछ और चीज़ें हम ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली अवेलेबल, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, इट इज़ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो पॉइंट्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईजी टू यूज़, ईजिली अवेलेबल, ओके, एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड लेस एक्सपेंसिव या फिर चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोreover, tapping of solar energy is not expensive and that's it is preferred by all and it can be stored and used later. इसको स्टोर भी किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ इजी पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हो, इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज़, ओके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी and less expensive source of energy. It can be stored and can be used later. इसको बाद में यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पर मेंशन किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। हाउ इज़ एनर्जी एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ? एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल्स। हमें बताना है कि भाई ये जो एनर्जी है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, भाई इसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। ओके, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। तो हमें बताना है कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों नहीं चल रहा। तो हमें 3 पॉइंट्स में बताना है। एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ लाइक टू प्रोवाइड हीट, लाइट एंड टू ड्राइव मशीनरी एंड टू कुक।
पहली चीज़ ये कि हम घर की अगर बात करें तो एनर्जी इज़ नीडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, टू प्रोवाइड हीट, टू प्रोवाइड लाइट, टू ड्राइव मशीनरी एंड टू कुक। खाना बनाना है तो भी हमें एनर्जी चाहिए। सेकंड, एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा रिक्वायर्स एनर्जी टू ऑपरेट। फिर हम घर से बाहर निकलेंगे, सेक्टर की बात करें, देखिए कोई भी सेक्टर, वेदर इट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, whether it is transport, whether it is communication, all the sectors requires energy to operate। इनको भी चलने के लिए, अपने काम को जारी रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। All the developmental plans requires energy to remain operational। With the time, consumption of energy has been on steady rise, which again make it necessary requirement for our day-to-day life। देखिए कि बाकी जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उनके लिए भी ऑपरेशनल रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट एनर्जी इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, इसके बिना सब कुछ ठप हो जाएगा। बस इतना सा हमें बताना है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ मैंने 2-3 मार्कर ही लिखा हुआ है। फर्स्ट जो हमारा यहाँ क्वेश्चन रहेगा, consumption of energy in all forms has been rising all over the country. There is an urgent need to develop a sustainable path of energy development and energy saving. Suggest and explain any 3 measures to solve the burning problem। यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत लंबी चौड़ी कर दी इन्होंने। यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसलिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखें और एनर्जी को सेव करने की कोशिश करें। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि कुछ सजेशन देने हैं कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सिंपली भी पूछा जा सकता था कि हाउ वी कैन कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि द फ्लोइंग आर द मेजर्स टू सोल्व द दिस बर्निंग प्रॉब्लम, और फ्लोइंग आर द सजेशंस टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के। इसमें देखिए फर्स्ट है, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल एज मच एज पॉसिबल। पहला ये कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल एज मच एज पॉसिबल, कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर के जाते हो, इसकी बजाय अगर आप मेट्रो को यूज़ करते हो, आप ट्रेन को यूज़ करते हो, आप अगर बसेस को यूज़ करते हो, तो आप काफ़ी सारा एनर्जी उसको कंजर्व कर सकते हो। क्लियर? सो वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल एज मच एज पॉसिबल। वी शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ में नहीं है तो हमें उसे स्विच ऑफ करना चाहिए। वी शुड स्विच टू पावर सेविंग डिवाइसेस हमें यूज़ करने चाहिए। पावर सेविंग जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आते हैं उसके ऊपर 3 स्टार 5 स्टार ऐसे कुछ होता है। जितने ज़्यादा स्टार होंगे इट मीन्स दैट वो एनर्जी को उतना ही ज़्यादा सेव करें। सो वी शुड स्विच टू पावर सेविंग डिवाइसेस। वी शुड कीप आर पावर इक्विपमेंट वेल मेंटेन्ड। हमारे जो पावर इक्विपमेंट है वो वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, उनका टाइम टू टाइम सर्विस करवाई जानी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे जो एसी होती है तो उसकी सर्विस करवाते हैं, जैसे ही गर्मी आएगी उससे पहले हमने सर्विस करवा ली। ऐसे ही चाहे वो आपके सीलिंग फैन हो, चाहे वो आपके कूलर हो, चाहे वो आपका फ्रीज हो, ऐसा नहीं कि चल रहा है ख़राब होगा तभी ठीक करवाइए, उसकी सर्विस करवाना भी ज़रूरी होता है। क्लियर? Above all, use of non-conventional source of energy would be of great help in overcoming the problem। इसके साथ साथ we should use non-conventional sources of energy instead using conventional source of energy। देखिए अगर हमें उसका ऑप्शन मिल रहा है तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसके अलावा जैसे कार पुलिंग भी हम मेंशन कर सकते हैं कि वी शुड इनक्रेज द पीपल टू यूज़ कार पुलिंग। आपने देखा होगा स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो इंडिविजुअल गाड़ी के बजाय एक ही गाड़ी में आ जाए, एक दिन ये लेके आए दूसरे दिन दूसरा लेकर के आए, ये भी किया जा सकता है। ओके, वी शुड स्विच टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स की तरफ हम जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ और भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है आइडिया तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा,
सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व दम। हमें बताना है, पहले तो ये बताना है कि भाई मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, और उसके बाद बताना है कि कैसे कर सकते हैं। क्लियर, दोनों चीज़ें। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। पहला ये कि मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल है नेचर में, एंड इफ़ दीज आर नॉन रिन्यूएबल इट मीन्स दैट वी नीड टू सेव दम। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है भाई, ख़त्म हो जाएंगी ये। ओके, एक बार यूज़ किया उसके बाद ख़त्म, उसके बाद अगली बगली बूफ दोबारा बन जा तू, उससे कुछ नहीं होगा। जो कोयला ख़त्म तो वो ख़त्म। क्लियर। सो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, सो वी नीड टू कंजर्व दम, इसलिए हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इज़ वेरी स्लो इन कंपेरिजन टू द रेट ऑफ कंजप्शन। The geological process of mineral formation takes place over millions of years. Their formation rate is very slow, so we need to conserve them. भाई it will going to take the thousands or lakhs of years to form again. दोबारा बन जाएंगे लेकिन लाखों साल लगेंगे। ओके, सो हमें कंजर्व करना चाहिए। They are valuable and short-lived possessions of a country. Some of the minerals are very valuable, expensive हैं। ओके, तो वो प्रीसियस हैं, तो वो जो कीमती हैं, तो भाई कीमती चीज़ों को तो हमें बचा के रखना चाहिए। वी नीड टू कंजर्व दम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इनको कंजर्व करना चाहिए। वी नीड टू कंजर्व दम फॉर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। देश का एक समान विकास हो उसके लिए भी कंजर्व करना है। वी नीड टू कंजर्व दम फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। उसके बाद साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि भाई कंजर्व करना चाहिए। मान लिया, कैसे कंजर्व करें, तो कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड हमें सजेस्ट करने हैं। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? फर्स्ट, मिनरल्स हैव टू बी यूज्ड इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। फर्स्ट है, वी नीड टू हैव प्रॉपर प्लानिंग टू यूज़ दीज रिसोर्सेज। मिनरल्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली हमें यूज़ करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। क्लियर, प्लानिंग यही तो होती है ना कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सो मिनरल्स हैव टू बी यूज्ड इन ए प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में हमें यूज़ करना चाहिए। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी शुड बी इवोल्व टू मेक यूज़ ऑफ लो ग्रेड्स ओर्स एट लो कॉस्ट। इसके अलावा वी नीड टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी टू यूज़ मिनरल्स को यूज़ करने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ताकि लो ग्रेड्स जो मिनरल्स हैं उनको भी हम ठीक से यूज़ कर पाएँ। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट वुड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग दोनों ही मेथड है दैट कैन बी यूज्ड टू कंजर्व द मिनरल्स। रिसाइकलिंग भी और रीयूजिंग भी। ओके, यूजिंग बेटर माइनिंग मेथड्स विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज। इसके अलावा बेटर माइनिंग जो मेथड है वो यूज़ किए जा सकते हैं, इससे वेस्टेज है वो कम हो पाएगा। ओके, तो ये सब कुछ। इसके अलावा ये भी है कि सब्सटीट्यूट्स कैन बी यूज्ड इफ़ अवेलेबल है। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो वो यूज़ किए जा सकते हैं नॉन रिन्यूएबल की जगह। ओके, जैसे कि हम काफ़ी जगह पे प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द रिसाइकलिंग उसकी हो सकती है, रीयूजेबल वो होता है। क्लियर, तो ये किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ इज़ द माइनिंग एक्टिविटी इंजरियस टू हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड एनवायरनमेंट? एक्सप्लेन वाई माइनिंग इज़ नोन एज किलर इंडस्ट्री। सॉरी, यहाँ देखिए, हाउ इज़ द माइनिंग जो एक्टिविटी है वो माइनर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, उनके हेल्थ के लिए, और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होती है। तो हमें दोनों बताना है कि कैसे माइनर्स के लिए हार्मफुल है और कैसे ये वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। सेकंड जो क्वेश्चन है सिंपल सी लैंग्वेज में दिया गया, व्हाई माइनिंग इज नोन एज द किलर इंडस्ट्री। माइनिंग को किलर इंडस्ट्री कहा जाता है, घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? तो एक और भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के खतरे क्या हैं, तो वो भी सेम ही लैंग्वेज रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये किलर इंडस्ट्री होती है। तो सबसे पहले हम माइनर्स की बात करेंगे। माइनिंग एक्टिविटीज इंजरियस टू हेल्थ ऑफ माइनर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, inhalations of poisonous gases and dust make them vulnerable to the pulmonary disease। अब इसमें देखिए कि जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है उसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं किसको, जो माइनर्स होते हैं, जो खनिक होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी हैजार्डस टू द हेल्थ ऑफ द
माइनस स्पेशली लंग रिलेटेड डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, तो एक तो ये खतरा होता है। सेकंड, देयर इज ऑल्सो ए रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ माइन रूफ्स। माइन रूफ्स यानी कि जो खान होती है उनकी छतें गिरने का भी डर होता है, जैसे अभी हमने रिसेंट में उत्तराखंड की न्यूज़ आपने देखी होगी। ओके, तो उनकी छतें गिरने का भी डर रहता है। तो वहाँ पे हालांकि कुछ अलग टनल का सीन था, लेकिन ऐसा कुछ भी माइंस में भी होता है। सो रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ माइन रूफ्स में रिस्क द लाइफ ऑफ माइनर्स। इसके अलावा फायर्स ऑफ कोल माइंस आर कंस्टेंट थ्रेट टू द माइनर्स। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लगभग ऐसा होता ही रहता है। अगर आप देखोगे तो एनुअली कहीं ना कहीं पे आपको ऐसी रिपोर्ट मिल ही जाती है कि कोयले की खान है, उसमें आग लगी मतलब बहुत बड़े लेवल पे वो आग लगती है, कई महीने लग जाते हैं उसको कंट्रोल में लेने में। सो देयर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ द फायर हैजार्ड्स का भी रिस्क रहता है। ओके, देयर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ द फ्लड्स। बाढ़ का भी वहाँ पे खतरा रहता है। कई बार ये होता है पानी लीकेज हो गया, कहीं से आ गया, बारिश आ गई, पानी भर गया तो वो भर गया। ओके, सो देयर इज ए रिस्क रिगार्डिंग द respiratory system or the lung related disease. There is a risk of the mine roof collapsing. There is a risk of the fire hazards. There is a risk of the floods. यानी इस टाइप के काफ़ी सारे खतरे रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो माइनिंग इंडस्ट्री इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट टू। इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होती है। इट रिजल्ट्स इन द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर, इट रिजल्ट्स इन द वाटर पॉल्यूशन, इट लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन। कई बार मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार उससे जैसे जल प्रदूषण हो गया, वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। ओके, इसके साथ साथ डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड एंड सॉइल। इसके अलावा समटाइम्स इट लीड्स टू द लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन और द लैंड और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। जहाँ जहाँ पे माइनिंग की जाती है उसके आसपास वो जो डस्ट उड़ करके जाता है ना, ज़मीन पूरी पूरी ख़राब हो जाती है, वो जो सॉइल है वो पूरी पूरी ख़राब हो जाती है, फसलें वगैरह नहीं हो पाती। सो द वेस्ट मटेरियल्स एंड स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड एंड सॉइल। इसके साथ साथ इट रिजल्ट्स इन द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन टू। एयर वाटर पॉल्यूशन की बात कर ली, तो इसके जो एनवायरनमेंट के लिए कहें तो माइनिंग इज़ हार्मफुल कह सकते हैं फॉर द एयर के लिए हार्मफुल है। इट मीन्स दैट इट लीड्स टू द एयर पॉल्यूशन, इट लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन, इट लीड्स टू द सॉइल पॉल्यूशन एंड द लैंड पॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद इसमें एक और चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि इट ऑल्सो कोजेस, इससे जैसे हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो सॉइल इरोजन भी होता है कि आसपास जो जहाँ पे भी गड्ढे वगैरह कर दिए तो उसके बाद वो मिट्टी कटाव शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ द सॉइल इरोजन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर डू मिनरल्स अकर। मिनरल कहाँ मिलते हैं हमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वेयर डू मिनरल अकर, तो देखिए मिनरल्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, 5 प्लेसेस होते हैं, 5 सोर्सेज होते हैं। मिनरल अकर इन वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस एज गिवन बिलो। सबसे पहले इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सम मिनरल्स अकर्स इन क्रैक्स, जॉइंट्स, फोल्ड्स, वेन्स एंड लोड्स में मिलते हैं, किनके, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ओके, सो सम मिनरल्स are found in the cracks, joints, faults, veins and lodes of the igneous and metamorphic rocks such as the lead, copper, tin, zinc. Okay, तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ क्रैक्स होते हैं, इनके जॉइंट्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, लोड्स होते हैं, वहाँ पर ये मिलते हैं। सेकेंड सोर्स है इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सम मिनरल्स अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दीज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि परतों में पाए जाते हैं। सच एज कोल, सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और जिप्सम, पोटास, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट एटसेट्रा। देखिए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और हो गया, जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, ऐसे मिनरल्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं और ये लेयर्स में मिलते हैं यहाँ पे। तीसरा जो सोर्स है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, वेदरिंग। सम मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स और रिमूवल ऑफ द सोल्यूबल कंस्टिट्यूट्स। देखिए कि सम मिनरल्स वी कैन ऑब्टेन थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑन इट्स ओन प्लेसेस, यानी कि एक ही जगह पर चट्टानों का टूट फूट जाना, तो इसे बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग से भी कई सारे मिनरल्स हम ऑब्टेन करते हैं, सच एज द बॉक्साइट। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे, इसी वे से हमें बॉक्साइट मिलता है। ओके, तो ये तीसरा सोर्स हो गया। फोर्थ जो सोर्स है जहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, फोर्थ सोर्स इज प्लेसर डिपॉजिट्स, जिसके हमने
1 मार्कर में बात की थी। सर्टेन मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम occurs as alluvial deposits in sands of valley floors or the base of hills. These are also called placer deposit. इनको placer deposits भी कहा जाता है। यानी कुछ मिनरल्स हैं वो जो नदी होती है ना, रिवर होती है, तो उसकी तली में मिलते हैं, उस एलुवियल मिट्टी में मिलते हैं, सच एज द गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम एटसेट्रा। ओके, तो ये फोर्थ सोर्स हो गया। फिफ्थ सोर्स है ओशन वाटर्स। सम मिनरल्स लाइक कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली derived from the ocean water एंड द ओशन बेड्स टू आर रिच इन द मैग्नीज नोड्यूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। तो कुछ मिनरल्स हमें ओशन से मिलते हैं। तो दे आर द 5 सोर्सेज। फर्स्ट वन हो गया हमारा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड की बात करें तो उसमें वेदरिंग आ जाएगा, फोर्थ है प्लेसर डिपॉजिट्स एंड फिफ्थ हो गया हमारा ओशन वाटर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हमें बताना है कि एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड में आता है। क्लियर? तो देखिए इसमें रहेगा फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपके 3 मार्कर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूज़ मोर एंड मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लेस ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। ऊपर भी हमने बात कर ली है। ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए इंडिविजुअल व्हीकल्स की बजाय। वी कैन गो विद द कार पुलिंग के साथ भी जाया जा सकता है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एवर नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ किया जा सकता है। वी शुड यूज़ पावर शेयरिंग डिवाइसेस को हमें यूज़ करना चाहिए। चेक द पावर इक्विपमेंट रेगुलरली, अपडेटेड होना चाहिए। By greater use of the non-conventional source of energy, we can conserve the conventional source of energy को conserve कर सकते हैं। We can switch to e-vehicle की तरफ हम जा सकते हैं। ओके, ये कुछ वे हो सकते हैं जिससे कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कंपैरिजन हमें करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम रहेगा तो उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो रहेंगे जिसमें आपको कंपैरिजन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर? तो इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एसएस में से, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है हमें। तो इसमें देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं जो हम बहुत पुराने टाइम से, दादे परदादे के टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फायरवुड हो गया, डंकेक हो गया। तो कौन से हैं? वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल होते हैं, दिस कैन नॉट बी रिन्यूड, शॉर्ट पीरियड में रिन्यू नहीं कर सकते। ओके, ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, दिस कैन बी रिन्यूड इन शॉर्ट पीरियड। जैसे सोलर एनर्जी, भाई आज हमने अगर खाना पका लिया तो कल क्या वो डिम हो जाएगी उसकी लाइट? नहीं, उतनी रहेगी। ओके, कितना यूज़ करो उसे। ऐसे ही चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो जियो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो बायोगैस हो, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। सेकेंड है कन्वेंशनल सोर्सेज आर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, whereas नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर रिसेंटली डेवलप्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये ओल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जबकि ये रिसेंटली डेवलप्ड सोर्सेज जो हमने अभी यूज़ करना शुरू किया है। थर्ड जो डिफरेंस रहेगा, कन्वेंशनल सोर्सेज आर एक्सपेंसिव वाइल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर चीपर। कन्वेंशनल सोर्सेज है वो महंगे होते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है वो चीपर, सस्ते होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज कोज लार्ज स्केल पॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो पॉल्यूशन करते हैं, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, फायरवुड हो, डंकेक हो, पॉल्यूशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड की अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सच एज द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस। ओके, कन्वेंशनल सोर्सेज आर नॉट ईजिली अवेलेबल वाइल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर इजीली अवेलेबल। भाई छत पे जाइए, सौर ऊर्जा मिलेगी आपको, बायोगैस हम खुद जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते।
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ जो एनर्जी है आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट के सोर्सेज हैं, वाइल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर ऑफ द फ्यूचर, जबकि फ्यूचर में नॉन कन्वेंशनल ही यूज में आएंगे। कन्वेंशनल के एग्जांपल दे दोगे, कोल, पेट्रोलियम, डीजल एट्सेट्रा। ओके, कोल, पेट्रोल, डीजल, इसमें नेचुरल गैस हो गया, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो डंग केक का, फायरवुड का। जबकि नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एट्सेट्रा। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका सोशल साइंस में एसएसटी में आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, तो वो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। कहाँ मिलेगा आपको सर्च करना है, आप कहीं पे भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, ज्योग्राफी गुरु आपको आगे लिखना है, क्लास 10th एसएसटी प्रोजेक्ट, तो भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स में, वहाँ पे आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली अलग से पब्लिश किया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।